यही सोच रहे हैं, हर बार एक नई वीडियो के साथ कुछ ना कुछ अलग ले आती है ना। क्या करूं, हिंदी टीचर हूं, खोजना काम है, अध्यापिका हूं। तो जब तक खोज नहीं करूंगी, नई खोज आपको कैसे बता पाऊंगी और भविष्य के लिए आपको सुदृढ़ कैसे कर पाऊंगी, है ना। मेरा भी तो थोड़ा मतलब है ना, आप लोगों के पीछे पीछे मेरा भी ज्ञान बढ़ता जाता है। हाँ, तो हम लोग थे वर्ण पर। उससे पहले मैं आप सभी का मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अभी राजस्थान में जो मतलब स्पेशल विद्यार्थी हैं, है ना, स्पेशल विद्यार्थी समझते हैं आप बहुत अच्छे से, जो मूक बधिर में आते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट जॉब निकली हुई है। तो आप राजस्थान के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स आपसे मांगी हुई है, अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं तो अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, नए नए वीडियो पाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नॉकआउट एजुकेशन मंच की ओर से आपको शुभकामनाएं। और देखिए, चैनल के साथ तो हम चलते ही रहते हैं, पढ़ना तो हमें है। हम कर रहे थे वर्ण और वर्णमाला, है ना। हमने वर्ण के बारे में जाना, वर्णमाला के बारे में जाना, वर्ण विच्छेद के बारे में जाना, स्वर व्यंजन के बारे में जाना। लेकिन अभी भी बहुत सारी छोटी 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 बातें हैं जो निकल कर आगे से आगे आती रहती हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, वही मैं लेकर आई हूँ। देखिए, संयुक्त व्यंजन तो होते ही हैं, दो व्यंजनों को मिलकर बनते हैं, ठीक है। लेकिन उनके बाद एक और भी होता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में क्या है, व्यंजन तो दो ही होते हैं, लेकिन एक संपूर्ण होता है और एक आधा। आधा देखिए, यहाँ एग्जाम्पल लिखा है द्वित्व, जो दो व्यंजनों के मेल से बनता है और उससे एक नए शब्द का निर्माण होता है। मैंने यहाँ लिखा है एक एग्जाम्पल, क जमा क, इन दोनों का रूप क्या आया क। अब इससे हमें शब्द बनाना था, तो मैंने बना के रखा है चक्की। एक और बना सकते हैं पक्का, है ना। इसी तरह ज और ज का भी है, सज्जा। देखिए, ज और ज, एक पूरा एक आधा से ये बना द्वित्व व्यंजन, और द्वित्व व्यंजन से हमने बनाया शब्द सज्जा। धज्जा भी बना सकते हैं, ठीक है ना। व और ज से मिलकर ध्वजा भी हो सकता है, ठीक है। द्वित्व व्यंजन में एक पूर्ण होगा, व्यंजन जरूरी नहीं है दोनों एक जैसे ही हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे व और ज और ज। लेकिन कुछ हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं और वो उनका धर्म है प्रयोग करने का, एक जैसे ही रहता है। गृहीत वर्ण क्या होता है, आपको समझ में आया कि फिर से समझाऊं। देखिए, द्वित्व व्यंजन क्या होता है, जो दो व्यंजन आपस में मिलते हैं लेकिन वे पूरे नहीं होते, साबुत के साबुत नहीं, एक आधा एक पूरा, उन दोनों का मेल जब होता है तो वो द्वित्व व्यंजन बनते हैं। और इन द्वित्व व्यंजनों का जब हम प्रयोग करते हैं, तो मैंने शब्द यहाँ बना रखा था पक्का, कच्चा, च और च, सज्जा, धज्जा। कुछ एक ऐसे व्यंजन हैं जिनका मेल होता है और वो शब्द में आते हैं, जो आधे और पूरे के साथ आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इनका प्रयोग भी हम करते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है ना, इनमें से कौन सा द्वित्व व्यंजन नहीं है, तो आप चेक करके देखिए, तोड़ के देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वो द्वित्व व्यंजन है या नहीं। अब मैं बात करती हूँ गृहीत वर्ण की। गृहीत वर्ण क्या होता है, देखो, ये जो ऊपर हम साइन लगाते हैं इसको गृहीत वर्ण बोलते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था दूसरी देश की भाषाएं भी हमारी भाषा पर प्रभाव डालती हैं। तो बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जो हम अंग्रेजी भाषा के हिंदी में प्रयोग में लाते हैं ना, हिंदी में प्रयोग में। तो उस हिंदी भाषा में जो शब्द इंग्लिश के हम प्रयोग में लाते हैं, तो उनको बोलते वक्त ये एक निशान ऊपर हम लेते हैं, जिसे हम आगत ध्वनि या गृहीत वर्ण के नाम से जानते हैं। उदाहरण मैंने लिखा है यहाँ, कॉल और बॉल। और जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, वो आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है, जैसे आ ओ, काल, बाल, है ना। तो बोलते वक्त क्या है, मुंह थोड़ा गोल हो जाता है, आ और ओ के बीच की ध्वनि बनती है और उसके ऊपर मुंह गोल होते हुए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, गृहीत वर्ण, यानी कॉल, बॉल, शॉल, ठीक है। समझ में आया। छोटी छोटी हैं पर महत्वपूर्ण बातें हैं, शायद इनमें से एक दो नहीं भी होंगी, लेकिन जानना जरूरी है।
मैं अपना कार्य कभी अधूरा नहीं छोड़ती। हाँ, नुक्ता। नुक्ता क्या है? मैंने बताया था ना, वर्ण के नीचे एक बिंदी, आगे ध्वनियां जो उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के प्रयोग में प्रयोग लाई जाती हैं। जब इस बिंदी का प्रयोग करते हैं, वैसे तो आजकल इन शब्दों का जो है लुप्त होते जा रहा है प्रयोग, बहुत कम लोग करते हैं, या अरबी फारसी भाषा का जो ज्यादातर प्रयोग करते हैं वहीं तक ये सीमित रह गई है। हिंदी में भी इनका कम प्रयोग होता है। लेकिन जब एक अक्षर के नीचे बिंदी लग जाती है, जब मैंने ज ज बताया था ना, फ फ फ फ, ये झटके से भी बोले जाते हैं। तो इनके नीचे जो बिंदी लग जाती है, इस बिंदी को हम क्या बोलते हैं? नुक्ता। और जब इन अक्षरों का प्रयोग हम शब्दों में करते हैं तो शब्दों के अर्थ में क्या आ जाती है? विभिन्नता आ जाती है। विभिन्नता कैसे आती है? देखिए, मैंने यहां लिखा है खाना और नुक्ता शब्द के साथ लिखा है खाना। खाना यानी कि भोजन। खाना का मतलब क्या हो गया? एक डिब्बा, एक बॉक्स, अलमारी का खाना। लाइक मेरे पास ये अलमारी है, अलमारी में स्टेजेस बने हुए हैं, तो और ये अलमारी का क्या है? एक खाना है, एक ढक्कन है जिसको हम अलग से खोल सकते हैं। समझ में आई? खिड़की, खिड़की मतलब पुराने टाइम में बोलते हैं इसे, अलमीरा बनी होती थी ना दीवारों में यूं, और उसके अंदर बॉक्स लगे होते थे यूं खींचने से, तो हम कहते थे ना ये अलमारी का दायां खाना खोलो, इसमें आपको वो सामान मिल जाएगा। खाना, खाना, फर्क आ गया ना? तो एक बिंदी लगने से शब्दों के उच्चारण में, शब्दों के अर्थ में कितनी विभिन्नता आ जाती है। तो ये भी क्या कहलाता है? नुक्ता, जो किसमें प्रयोग होता है? अरबी फारसी की भाषा के शब्दों में प्रयोग होता है, और वे शब्द जो हिंदी भाषा में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो स्पष्टता तो यही है कि उनका भी हिंदी भाषा में प्रयोग दिखेगा, अर्थ में विभिन्नता भी आएगी, उच्चारण में विभिन्नता भी आएगी। ज्यादातर आप देखा जाए तो हम किसी चीज को सुनते हैं तो ध्वनि हमारे कानों में पड़ती है। ध्वनि को सुनकर हम अंदाजा लगाते हैं ना, ये हो सकता है, या ये चीज ये हो सकती है। जैसे किसी चीज के गिरने की आवाज, तो हम कह सकते हैं शायद प्लेट या कटोरी गिरी हो, या गिलास गिरा हो, या कांच टूटा हो। हर चीज के और गिरने की और उसकी जो गिरने वक्त या उठते वक्त, उड़ते वक्त जो ध्वनि होती है वो अलग अलग होती है। और वो ध्वनि को जब हम सुनते हैं तो हम कुछ को तो पहचान जाते हैं, हाँ कांच टूटा है ऐसे लगता है, हाँ ट्रक भिड़ा है ऐसे लगता है, हाँ बिजली कड़क रही है ऐसे लगता है। तो हर चीज के गिरने का, चलने का, उड़ने का, या कोई भी चीज जो गिरती, उड़ती, पटकती, भागती, दौड़ती है, क्रियांत रूप में है, क्रिया रूप में है, उसकी ध्वनि क्या है? अलग अलग होती है, और हम पहचान भी लेते हैं। तो इसी तरह शब्दों में भी है। जब हम अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में करते हैं तो कहीं ना कहीं विभिन्नता आती है, अर्थ क्या है? अलग अलग हो जाते हैं। उर्दू भाषा बहुत मीठी है। वैसे तो उर्दू जो है हिंदी की बहन ही समान है। क्यों? क्योंकि हिंदी के बाद उर्दू भाषा का बहुत प्रयोग हुआ है। अब देखो, उर्दू का इतिहास अपना है, हिंदी का अपना है। लेकिन कुछ लोगों, मतलब जब मैं बैठती थी मेरे स्टूडेंट्स के साथ, उनसे मैं जब भाषा पर चर्चा करती थी, छोटे छोटे थे, 8th 7th 8th के बच्चे थे, 7 और कक्षा 8 के बच्चे। तो उनमें से बहुत से बच्चे थे जो मुस्लिम वर्ग से थे। तो उनमें से एक बच्चा मुझे हमेशा कहता था, मैडम उर्दू तो हिंदी की बहन है। मैं को ये तो मुझे भी पता है, और उर्दू कोई भाषा थोड़ी ना है। तो मैं बताओ फिर क्या है? तो उनके फादर ने उन्हें कुछ ऐसा बताया कि अरबी फारसी का मील है उर्दू भाषा, जिसका प्रयोग यहाँ हिंदुस्तान में बहुत बढ़ गया था एक समय में, है ना? तो उर्दू बहुत मीठी है, जानिए, सीखिए, समझिए। मुझे तो बहुत पसंद है, कोशिश की थी, लेकिन नहीं, आस-पास कोई ट्यूटर नहीं है और इतना टाइम नहीं है कि मैं ऑल टाइम मोबाइल पे लगी रहूं। कोशिश जारी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अलप प्राण और महाप्राण, ये 2 शब्द आते हैं। अलप का मतलब क्या होता है? थोड़ा, छोटा। महा का मतलब क्या होता है? बड़ा। प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। वायु क्या है? हमारे जीने का आधार है। अगर ये हवा बंद हो जाए तो हमारे मरने की नौबत आ जाए। क्यों? इंसान कहते हैं प्यासा 20 दिन तक रह सकता है, भूखा महीने 1.5 महीने तक रह सकता है, लेकिन वायु के बिना वो 1 दिन भी नहीं रह सकता। क्यों? ये ऑक्सीजन, ये जो हवा है ना, यही तो हमारे सांस लेने का जरिया है। अगर सांस लेने का जरिया बंद हो जाएगा तो हम जी नहीं पाएंगे। याद रखिए, प्राण। ठीक है। अल्प का मतलब क्या हो गया? छोटी वायु। महाप्राण का मतलब क्या हो गया? बड़ी वायु। कुछ ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय या उच्चारित करते समय हवा मुख से बहुत कम मात्रा में बाहर आती है, वो अलप प्राण कहलाते हैं, छोटा, है ना? महाप्राण जिनको
उच्चारण करते समय वर्ण को हवा जो है थोड़ी ज़्यादा बाहर आती है मुख से, वो महाप्राण है। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। अलप प्राण के तो क च न, और यहाँ लिखा है मैंने महाप्राण के ख ध झ ढ थ थ ध ह फ भ। ये छोटी छोटी हैं मगर बड़ी बातें हैं। हिंदी को सीखने जानने के लिए कोशिश में लगे रहिए, पढ़िए, समझिए और कमेंट करके मुझे अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासा भी लिख डालिए और बताइए कि मेरी टीचिंग आपको कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा मैम की नई वीडियो आई या नहीं। इससे पहले भी नॉकआउट एजुकेशन ने जीके की एक संहिता चलाई थी, एक चेन शुरू की हुई थी। आप देखिए और समझिए और जानिए, ठीक है। क्या पता कौन सी जीके की जो टर्म है आपको काम में आ जाए। तब तक के लिए मैं रेणु जैन आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में नई कहानी के साथ, नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।